नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो आपका सेकंड पेपर है उसकी सेकंड यूनिट का जो एक टॉपिक है अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, उसके बारे में। इसमें कौन कौन सी अप्रोचेस आपको पढ़नी है। एक सिस्टम एनालिसिस है आपके कोर्स में, एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और एक डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या है। पाठ्यक्रम विकास। अगर आपने पहला वीडियो नहीं सुना है कि करिकुलम क्या है, बेसिक्स ऑफ करिकुलम वाला, तो उसे सबसे पहले सुन लीजिए, जिससे आपकी करिकुलम के बारे में समझ डेवलप हो जाए। तभी आप समझ पाएंगे कि पाठ्यक्रम का विकास क्या है और पाठ्यक्रम विकास की जो अप्रोचेस हैं, हिंदी में उपागम कहते हैं, वो क्या चीज़ है। हमने आपको बताया था कि जो करिकुलम है वो सिलेबस या कंटेंट नहीं है। करिकुलम एक व्यापक शब्द है जिसमें सब कुछ शामिल है। जो कुछ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो किस कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी आप टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, बच्चों को क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आप किन किन तकनीकों का उपयोग करेंगे, और लास्ट में आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। करिकुलम में ये सारी बातें आती हैं। अब आपको पाठ्यक्रम का विकास करना है। कक्षा 5 का भी पाठ्यक्रम है, कक्षा 10 का भी पाठ्यक्रम है, आपका बीएड है इसी का पाठ्यक्रम है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के, एमडी के, उनका भी एक सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है, इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनका भी पाठ्यक्रम। हर एक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, लेकिन उसको तैयार करा जो जाता है, विकसित किया जाता है, यानी करिकुलम जो डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी अप्रोचेस क्या क्या हैं। अगर अप्रोच शब्द का अर्थ हम बताएं आपको, तो उसके अंतर्गत आता है कि हम करिकुलम का विकास जो करते हैं तो किस रास्ते से करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने नाम ले दिया कि क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या कंटेंट होगा, कैसे कौन सी टीचिंग मेथड्स का यूज़ होगा, कौन सी इवैल्यूएशन की टेक्निक्स का यूज़ होगा, या कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, ये सारी बातें जो हैं आखिर किस प्रकार से हम ये तय कर देंगे कि ये काम होगा। अब अलग अलग कोर्स है, मतलब क्लासेस हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम हैं। अब मेडिकल के स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं हैं कि उन्हें चिकित्सा से संबंधित ज्ञान दिया जाए। कृषि के जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकता है कि उन्हें कृषि से संबंधित ज्ञान दिया जाए। आप टीचर एजुकेशन में हैं तो आपको केवल बीएड में वो ज्ञान दिया जाएगा जो आपको अच्छा टीचर बनाए। तो पाठ्यक्रम इसी बात को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। उसकी ये सब अप्रोचेज हैं, यानी कैसे हम डील करेंगे, उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे, कैसे हम निर्णय पर पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो तरीके, अगर मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब है कि वो तौर तरीके जिनके द्वारा, जिनके आधार पर आप पाठ्यक्रम का विकास करेंगे, कि ये उद्देश्य होगा, ये कंटेंट होगा, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये टीचिंग मेथड इस्तेमाल होगा, या इस तरह से इवैल्यूएशन किया जाएगा। ये सब आप जिस आधार पर तय करते हैं, जिन बातों को ध्यान में रखते हुए, जिन रास्तों के आधार पर तय करते हैं, वो है अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। और अप्रोच का मतलब समझ लीजिए, आपका कोई काम अटका है तो जनरली आपने कहते हुए सुना होगा, फलां व्यक्ति को अप्रोच करो, आपका काम हो जाएगा। या काम को करने की तुम्हारी अप्रोच गलत थी, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हो पाया। तो यहाँ हम अप्रोच शब्द का यूज़ करते हैं, यानी तुम्हारा काम करने का ढंग गलत था, तुम्हारे काम करने का रास्ता ठीक नहीं था,
या तुम इस तरीके से काम करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये अप्रोच से मतलब निकलता है। पहले तो अप्रोच ही समझो क्या चीज़ है। अब अप्रोच हो गया। अब पाठ्यक्रम को विकसित करने के कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, तो आपके कोर्स में क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो बात कर लेते हैं सिस्टम एनालिसिस। उसमें पहला पॉइंट सिस्टम एनालिसिस ही दिया हुआ है। प्रणाली विश्लेषण, तो प्रणाली विश्लेषण क्या है, सिस्टम क्या चीज़ है। अब ये भी बहुत कम समझ में आता है किताबों को देखकर, क्योंकि उसमें तो भाई अच्छी हिंदी में लिखते हैं और परिभाषाएं लिखते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम के जो हैं तो वो अच्छी अंग्रेज़ी में लिख देते हैं और उसका वर्णन कर देते हैं। प्रणाली पहले समझ लिया जाए, फिर विश्लेषण समझ लिया जाएगा। अब सपोज आपके पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल का एक उपयोग है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पर बैठकर जाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का अगर एक भी हिस्सा गड़बड़ हो जाए तो क्या वो मोटरसाइकिल इस एक उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो पाएगी, या उसका जो हम उपयोग करेंगे उससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। सपोज के पहिए में से हवा निकल गई, क्या आप मोटरसाइकिल आपको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जा पाएगी। या टायर पंचर हो गया, या उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा, या पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल गिरने लगा, या फिर इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई, क्या इसमें सब में कुछ होने पर एक भी चीज़ छोटी सी भी समस्या हो जाए तो क्या मोटरसाइकिल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा पाएगी। क्या लाल बंगले से बड़े चौराहे आप पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। मोटरसाइकिल एक तरह से समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम है। अगर सिस्टम में एक भी चीज़ गड़बड़ाई तो आप उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही शिक्षा भी एक प्रणाली है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है। अगर एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा एक प्रणाली है और उसके अंदर की भी सारी चीज़ें सब जो हैं वो भी एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। शिक्षा के हिसाब से वो सब सिस्टम है, लेकिन वो खुद में एक सिस्टम। इसी तरह करिकुलम का जो विकास होता है वो भी सिस्टमैटिक वे में होता है। पूरा का पूरा करिकुलम जो है वो एक सिस्टम है। अगर एक भी चीज़ उसमें से गड़बड़ाई तो करिकुलम जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वो उस आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जब हम पाठ्यक्रम का विकास करें तो पाठ्यक्रम की पूरी प्रणाली को हम पहले से चेक कर लें, उसका विश्लेषण कर लें, यानी कि पाठ्यक्रम की हर छोटी से छोटी बात पर हम ध्यान दे लें कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। वरना पाठ्यक्रम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर उसे आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाना है, चिकित्सा के क्षेत्र का पाठ्यक्रम है मेडिकल का, तो वो विद्यार्थी को एक अच्छा चिकित्सक नहीं बना पाएगा। आपको बीएड पाठ्यक्रम का उद्देश्य है एक अच्छा अध्यापक बनाना। अगर ये करिकुलम का सिस्टम गड़बड़ाता है, कहीं भी एक समस्या छूट जाती है, तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे कि मोटरसाइकिल एक सिस्टम है और उसका पार्ट एक भी गड़बड़ हो जाए तो वो एक स्थान से, हम तो लाल बंगले से बड़े चौराहे बहुत दूरी का एग्जाम्पल दे दिया, आपको 200-400 मीटर की दूरी पर भी मोटरसाइकिल को घसीट कर ले जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल आपको लेकर नहीं जाएगी। और सोचिए तब कितने श्रम की और मेहनत की बात हो। बस यही समस्या आप लोगों के साथ भी कि आपके ये जो, चलिए अब छोड़िए, ये बात नहीं बोलेंगे। मतलब सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए। ये जो पाठ्यक्रम है, यानी इसे पूरी तरह से विश्लेषित कर लेना चाहिए और पूरी की पूरी एनालिसिस करते हुए कि सही से हमें पता हो कि आवश्यकता क्या है, जो हम पाठ्यक्रम निर्मित करने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति इस पाठ्यक्रम के लागू करने के बाद होगी। जैसे अगर चिकित्सा का ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मेडिकल फील्ड का हम कोई करिकुलम डेवलप कर रहे हैं
तो वहाँ पर उद्देश्य होगा कि वो एक मतलब मान लीजिए कि अगर ऑपरेशन सिखाना है और सर्जरी के फील्ड का करिकुलम डेवलप हो रहा है, तो स्टूडेंट इस करिकुलम को के लागू होने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक अच्छा सर्जन बन जाए, वो सही से सर्जरी करे। तो यानी उद्देश्य भी सही से डिसाइड होना चाहिए। जिस कंटेंट को पढ़ाया जाना है वो भी संबद्ध होना चाहिए, सही कंटेंट होना चाहिए, उसी विषय से जुड़ा हुआ, उसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ कंटेंट होना चाहिए। जो टीचिंग मेथड्स हों वो भी सही हों। अब ये छोटे बच्चों को आप लंबे लंबे उपदेश दे दें, बच्चे कुछ नहीं समझते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो यानी कि हमें शिक्षण विधियों पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, और हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। ये ऑनलाइन टीचिंग आपके लिए बड़ी यूज़फुल है, वरना हम इस समय रात के 12 बजे ये वीडियो जो बना रहे हैं, ये हम बनाकर आपको कल सुबह तक कभी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्या ये पाठ्यक्रम क्लास 1 के बच्चे के लिए भी ये तरीका ऑनलाइन टीचिंग का इतना उपयोगी है? आपके लिए उपयोगी है, लेकिन बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है। दर्जा 1 के बच्चे के लिए इतना उपयोगी नहीं। बच्चा तो इतना सिंसियर ही नहीं होगा, वो जान लेगा कुछ दिन बाद कि मोबाइल की मैडम निकल के बाहर डांटने में सक्षम नहीं है, वो भाग जाएगा। आपको अपने कैरियर की चिंता, इसलिए आप बैठे हो। तो यानी कि जिस समय हम टीचिंग मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं, हम देख लें कि जिसके लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो टीचिंग मेथड यहाँ काम करेगा? क्या जिन इवैल्यूएशन की टेक्निक्स का हम यूज़ करने जा रहे हैं वो यहाँ काम करेंगी? सही तरह से हमारा मूल्यांकन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यानी कि पाठ्यक्रम को विकसित करते समय जो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच होती है, उसमें जो करिकुलम का सिस्टम है, करिकुलम खुद में एक सिस्टम है, उसकी एक एक चीज़ चेक कर ली जाती है, और फिर प्रणाली का पूरी तरह से विश्लेषण का हिंदी में अर्थ होता है छोटे छोटे भागों में बांटना। यानी कि हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान दे लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी जो एक करिकुलम रूपी जो मोटरसाइकिल है, जो हमें एक अच्छा चिकित्सक बनाएगी, अच्छा डॉक्टर बनाएगी, अच्छा इंजीनियर बनाएगी, वो क्या ठीक से काम कर रही है? बस यही सिस्टम एनालिसिस अप्रोच है। और इसी के आधार पर फिर हम पाठ्यक्रम विकसित कर लेते हैं। और जब सिस्टम का पूरी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं और फिर एक अच्छा सिस्टम पूरा तैयार हो जाता है, फिर जब हम इसे यूज़ करते हैं, तभी यही सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम कहा जाता है। किसने दिया, कैसे दिया, कब दिया, या कोई पुस्तक में इसका उल्लेख है, भाई किताब खोल लो और पढ़ लो, सिस्टम एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आती है आपकी एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है पाठ्यक्रम को विकास की। यानी यही सारी जो चीज़ें हैं, ये मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जानी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि बच्चा जो है, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वो IAS ऑफिसर बने, चाहे टीचर बने, लेकिन होना क्या चाहिए? एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए। उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसमें समानता की भावना होनी चाहिए, उसमें न्याय प्रियता का गुण होना चाहिए, उसमें बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। ये जो सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द दिए हैं, उसे अगर आप एक टीचर हैं तो आपको एक समावेशी अध्यापक होना चाहिए, इंक्लूसिव टीचर होना चाहिए। ये सब ह्यूमन वैल्यूज़ के अंतर्गत बातें आती हैं। तो यानी कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है करिकुलम की, वो सभी की अच्छाई के लिए पाठ्यक्रम जो बने, यानी हम किसी भी क्षेत्र का पाठ्यक्रम बना रहे हों, वो मानव मात्र के लिए अच्छा हो, मानव मात्र के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करे। यानी मानवीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अच्छे चिकित्सक बनाए, अच्छे टीचर बनाए, अच्छे इंजीनियर बनाए, अच्छे ऑफिसर्स तैयार करे, या जो भी है, मतलब इस आधार पर, यानी मानवीय मूल्यों के आधार पर, सभी के कल्याण की भावना के आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार होगा, पाठ्यक्रम विकसित होगा, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड आपका करिकुलम होगा। मतलब क्या हुआ? जो आपका मानवतावादी उपागम पर आधारित पाठ्यक्रम होगा, वो इंडिविजुअल फ्रीडम का ध्यान रखेगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ध्यान रखेगा, हर एक की नीड्स को, इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम हम डेवलप करने जा रहे हैं, भले ही हम चिकित्सा के फील्ड का कर रहे हैं, भले ही हम इंजीनियरिंग के फील्ड का कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो
विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो, उनकी अभिक्षमताओं के अनुरूप हो, और उनके व्यक्तित्व को कहीं से दबाने वाला ना हो। यानी कि हम एक मनुष्य के रूप में भी वो विद्यार्थी के लिए अच्छा हो, और विद्यार्थी जब उसे पढ़कर निकले तो वो समाज के लिए एक अच्छा मनुष्य हो। ये मानवतावादी आपका पाठ्यक्रम है। अब पहले पढ़ लेते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये यहाँ जो ये डिसिप्लिन शब्द आया है, अब ये जो हाँ डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हम कर रहे हैं। जो ये डिसिप्लिन शब्द है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो ये विद्यार्थियों के डिसिप्लिन अनुशासन से मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है विषय से। विषय को भी कहीं कहीं हिंदी में अनुशासन लिखते हैं। दर्शन एक अनुशासन है। तो या जो आपने पढ़ा होगा कभी, तो ये अनुशासन की बात है, यानी विषय की बात है। तो जो डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसमें जब हम कोई करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, तब हम उस विषय में विद्यार्थी को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश के आधार पर हम विकसित करते हैं। जब हमारी ये इच्छा होती है कि विद्यार्थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाए, मास्टर हो जाए, तब हम डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करते हैं। जैसे लैंग्वेज का कोई करिकुलम है, या किसी मैथमेटिक्स का है, या साइंस का है, तो इसमें कोशिश की जाती है कि जो स्टूडेंट है उसे इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन मिल जाए, और जो कंटेंट है उसकी डेप्थ की उसे जानकारी हो जाए, यानी उस गहराई से जाने, और जो सारी की सारी उसकी परंपराएं चली आ रही हैं विषय की, उनसे वो परिचित हो जाए। तो ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि विषय विशेष को पर ध्यान देते हुए विकसित किया जाता। तो समझ में आ गया होगा कि विषय केंद्रित जो ये कह सकते हैं कि अप्रोच है, जो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में स्टूडेंट को मास्टरी लेवल पर पहुंचाने के लिए, मास्टरी ऑफ द कंटेंट के लिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है। और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि विद्यार्थी अपने विषय में दक्ष हो जाए। तो ये विषय केंद्रित उपागम है। जब हम पाठ्यक्रम इस प्रकार से विकसित करते हैं, तो वो अप्रोच जो है वो डिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। अब आ जाते हैं दो अप्रोचेस बाकी रह गई, इंटीग्रेटेड अप्रोच और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बड़ा कंफ्यूजन है इनमें। तो पहले समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। हिंदी भाई देख लेना जो किताब में लिखी हो, जहाँ तक लिखा होगा एकीकृत पाठ्यक्रम। ये क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये माना जाता है कि पाठ्यचर्या जो है, जो पाठ्यक्रम है आपका, करिकुलम है, विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन है तो वो समग्र रूप में एक ही। तो जो ज्ञान बच्चे को दिया जाए वो समग्र रूप में दिया जाए। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? बच्चे को कोई एक केंद्र में एक्टिविटी या एक केंद्र में कोई सब्जेक्ट रखा जाए और उसके साथ साथ अन्य विषयों की भी जानकारी एक साथ मिल जाए। जैसे आपने बच्चे को कोई कविता पढ़ाई, हमारा गांव या हरियाली, कोर्स में हैं भी आपके इस तरह की कविता। अब उस कविता को पढ़ने के बाद, उस कविता को बच्चे ने सीखा, उसे क्या क्या जानकारी हुई? एक तो उसी कविता के माध्यम से बच्चे को पर्यावरण का ज्ञान हो गया। मेरा गांव उसने पढ़ा तो उसे सामाजिक पर्यावरण की जानकारी मिल गई, या हरियाली उसने पढ़ा तो कविता पढ़ी तो उसे उसकी प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी मिल गई। उसके साथ ही उसमें शब्द अर्थ बता दिए गए, पर्यायवाची बता दिए गए, तो उसको इसके साथ ही साथ हिंदी की भी जानकारी मिल गई।
अब ये से उसको पर्यावरण का महत्व भी समझ में आ गया, यानी 3 विषयों की जानकारी एक साथ बच्चे को मिल गई, सोशल साइंस की, पर्यावरण की और हिंदी की। अगर हम इस तरह से बच्चे को नॉलेज देते हैं या पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं जहाँ पर अलग अलग विषयों की जानकारी बच्चों को एक साथ समग्र रूप में मिल जाती है, तो हम इसे एकीकृत पाठ्यक्रम विकास का उपागम कहेंगे। यानी कि ये जो अप्रोच है ये मानती है कि ज्ञान एक इकाई है, इकाई के रूप में है और सारे विषय एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बच्चा अलग अलग करके सीखने के बजाय अगर एक साथ सीखेगा तो उसका अधिक विस्तृत दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। ये कहते हैं कि विषयों में जो परस्पर संबंध है उसका लाभ उठाया जाना चाहिए और बच्चे को ज्ञान समग्र रूप में दिया जाना चाहिए। ये हो गया आपका एकीकृत पाठ्यक्रम। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? हिंदी देख लेना भाई, क्या हिंदी है। इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसमें एक ही विषय को एक ही कंटेंट को जब विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से देखा जाता है, वाक्य सुनना, एक ही विषय कंटेंट को यानी एक ही पाठ्य वस्तु को, अब एग्जाम्पल बता देते हैं, अलग अलग विषयों के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तब हम कहेंगे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अब एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? जैसे हमने अभी यही एग्जाम्पल आपको दिया कविता वाला। अब हमने बच्चे को हरियाली कविता पढ़ाई, तो जब वो इसी कविता को पढ़ रहा है पर्यावरण के, अब सब्जेक्ट उसके अलग अलग हैं, इस तरह से पाठ्यक्रम है भाई, विषय अलग अलग है। जब वो पर्यावरण विषय में हरियाली की कविता उसके चैप्टर में डाल दी गई और उसने उसको पढ़ा, तो वहाँ वो पर्यावरण के बारे में सीख गया। लेकिन इसी कविता को जब हिंदी के पाठ्यक्रम में डाल दिया गया तब उसने हिंदी के दृष्टिकोण से इसी कविता को देखा। तो ये कौन सी अप्रोच कहलाएगी? ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाएगी। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे आप महाभारत की कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं, महाभारत की कथा का आप अध्ययन कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को एक इतिहास का विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसकी दृष्टि दूसरी होगी, और इसी चीज़ को अगर एक साहित्य का विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसकी दृष्टि दूसरी होगी। तो यानी कि जब हम एक ही कंटेंट को अलग अलग विषयों के दृष्टिकोण से बच्चे को पढ़ाते हैं तब वो अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। और जब हम पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित करते हैं कि बच्चा एक ही विषय वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखे, तब हम कहेंगे कि हमने इस पाठ्यक्रम के विकास में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किया है। समझ में आ गई होगी बात। जैसे अगर हम मेजर ध्यानचंद की जीवनी बच्चे को हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तब वो हिंदी के दृष्टिकोण से पाठ को देखेगा, उसमें शब्दार्थ देखेगा, उसकी भाषा शैली को देखेगा, उससे कहा जाएगा इसको सारांश में लिखो, ये सब करेगा, यानी हिंदी के दृष्टिकोण से उसी पाठ को पढ़ रहा है। लेकिन अगर एक खेल का विद्यार्थी जब इसी पाठ को जब बच्चे के स्पोर्ट्स की क्लास में सुनाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, तो बच्चा मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा लेगा कि अच्छा कैसे खेलें। बात दोनों में आ रही है, लेकिन विषय की दृष्टि का अंतर पड़ रहा है।
अब हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो यानी आपको क्या क्या जानना है। अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, आप इनके नाम ही याद कर लीजिए तो भी हो सकता है इससे एक प्रश्न बन जाए। तो कौन कौन सी अप्रोच हमने पढ़ी? सिस्टम एनालिसिस अप्रोच पढ़ी, इंटीग्रेटेड अप्रोच पढ़ी हमने, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ी, डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमने पढ़ी। तो क्या क्या हमने जाना कि जब हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं और पाठ्यक्रम को एक प्रणाली के यानी एक सिस्टम के रूप में देखते हैं और पहले ही पाठ्यक्रम की हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे लेते हैं कि पहले से ही सब कुछ सुचारू ढंग से व्यवस्थित हो जाए ताकि बाद में कोई समस्या ना खड़ी हो, तब हम कहेंगे कि हमने सिस्टम एनालिसिस अप्रोच के आधार पर करिकुलम को डेवलप किया है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब हम पाठ्यक्रम को का विकास इस प्रकार से करते हैं यानी करिकुलम डेवलपमेंट इस तरह से करते हैं कि उसमें मानवीय मूल्य निहित रहें, बच्चे की रुचियों, उसके एप्टीट्यूड्स को, उसके जो है आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम का ख्याल रखते हुए पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं। जब उद्देश्य उसी तरह से निर्धारित करते हैं, टीचिंग मेथड्स उसी तरह से चयनित करते हैं, जब कंटेंट उसी तरह से डिसाइड कर देते हैं, जब इवैल्यूएशन की टेक्निक्स भी उसी तरह से डिसाइड कर देते हैं, तब हम कहेंगे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बेस पर हमने पाठ्यक्रम को विकसित किया है। जब हमको एक विषय पर विशेष पर ध्यान देते हुए कि बच्चा एक विषय विशेष में दक्ष हो जाए, बच्चे को एक विषय विशेष में स्पेशलाइजेशन मिल जाए, एक विषय विशेष की जानकारी उसको गहराई से मिल जाए, एक विषय की चली आ रही सारी परंपराओं परिपाटियों को बच्चा जान जाए, तब हम पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं। यानी उसी तरह के उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, उसी तरह का कंटेंट तय कर लेते हैं, उसी तरह के टीचिंग मेथड्स डिसाइड कर लेते हैं और वही इवैल्यूएशन की टेक्निक्स भी उसी बेस पर तैयार कर लेते हैं। तब हम कहेंगे कि हमने डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किया है पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए। अब जो हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की, जब हम समग्र रूप में ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जब हम एक साथ कई विषयों की जानकारी किसी एक या दो एक्टिविटी के माध्यम से या एक कंटेंट के माध्यम से दे देते हैं, तब हम कहेंगे हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज़ करिकुलम डेवलपमेंट में किया है। और जब हम एक ही कंटेंट को विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से बच्चा जान पाए, इस आधार पर पाठ्यक्रम को विकसित करते हैं, तब हम कहेंगे कि हमने पाठ्यक्रम का विकास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के आधार पर किया। जैसे हम कक्षा 5 का पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं और हमने जो हमने एग्जाम्पल ही दिया कि हमने हरियाली कविता जो है हिंदी के भी पाठ में डाल दी और पर्यावरण में भी बच्चों से कहा, पर्यावरण जो उनका अध्ययन विषय कि इसमें ये कविता याद करो, तो बच्चे को पर्यावरण के उसमें जब उसने हरियाली कविता पढ़ी तो उसे प्राकृतिक पर्यावरण का बोध हुआ, उसकी जानकारी मिल गई। और जब हिंदी में उसने वही कविता पढ़ी तो उसको हिंदी के हिसाब से उसने शब्दार्थ तैयार कर लिए, कविता का अर्थ तैयार कर लिया और कविता की व्याख्या करना उसको आ गया। तो ये सब चीज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत आती है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। और भाई बड़ा मुश्किल है कि थोड़े से समय में जो चीज़ साल भर तय की गई है कि पढ़ाई जानी चाहिए, वो कुछ दिनों में पूरी ख़त्म हो जाए, तो ये कठिन बात है। लेकिन फिर भी काफ़ी बातें आपको इस पेपर के बारे में बता दी, ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन ऐसी बेस पर बनेगा कि ज्ञान को उस उपागम का नाम बताइए जिसमें ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में टिक लगाएंगे। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि आप उस पाठ्यक्रम विकास की अप्रोच को बताइए जिसमें एक ही कंटेंट को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है, तब आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर निशान लगाएंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस उपागम के द्वारा विद्यार्थी को एक विशेष में स्पेशलाइज्ड बनाया जाता है, तब आप डिसिप्लिनरी अप्रोच को टिक लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है
कि सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत पाठ्यक्रम को क्या माना जाता है, तब आप प्रणाली पर सही निशान लगाएंगे। तो भाई सवाल तो हजारों बन सकते हैं। और अब और रही बात ये कि कहीं से सवाल उपलब्ध हो जाएं, तो भाई अभी हमको ही 1 या 2 दिन पहले किसी ने कुछ क्वेश्चन का लिखा हुआ भेजा था। अब भाई जहाँ से भी मिले हों उनको वो प्रश्न कि तो, लेकिन मेन चीज़ है कि असंबद्ध प्रश्न भाई बहुत हैं। और कारण क्या है, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से क्वेश्चन जो चल रहे हैं वहाँ पर पाठ्यक्रम, उनसे भाई लिए गए हैं। कहीं पर सूक्ष्म शिक्षण के उसमें सवाल थे, तो हमने तो भाई अभी देखा नहीं कि भाई आपके सेकंड पेपर में माइक्रो टीचिंग कहीं दी हो सकता है जहाँ का वो कंटेंट उनको मिला हो या क्वेश्चंस मिले हो, वहाँ पाठ्यक्रम वाले पेपर में भाई इस तरह के टॉपिक्स होंगे, इसीलिए उसमें वो प्रश्न शामिल किए। तो हम फिर से कहेंगे कि याद करते समय ये ध्यान दे लीजिए कि आप जिन प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं वो प्रश्न आपके पाठ्यक्रम के से जुड़े हुए ही हों, क्योंकि पूछा यही जाएगा जो आपका पाठ्यक्रम यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय का निर्धारित है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है देखिए, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। और रही बात परिभाषाओं की, बार बार है कि परिभाषाएं कैसे याद करें, तो भाई अब इसमें तो सिर्फ यही है कि याद करना है, इसीलिए समय ज़्यादा साल भर का दिया जाता है कि भाई साल भर याद करो जितना। और अब जब पेपर होने वाला है तो बिना डरे बिना परेशान हुए अब आप जाइए, पेपर दीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। जब आप उन ऑप्शंस को देखेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से सही ऑप्शन पहचान जाएंगे। कोई इतना घबराने डरने की बात नहीं है, और कोई बहुत कठिन पेपर थोड़ा ही आता है। पेपर सामान्य और ठीक आता है, सभी स्टूडेंट्स के करने योग्य आता है। इसलिए डर को बिल्कुल मन से निकाल दो, चिंता को बिल्कुल मन से निकाल दो, और जो पढ़ लिया है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि पढ़ा हुआ वहाँ पर प्रस्तुत कर पाओ। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, एक दिन अपलोड नहीं होता है वीडियो। या हो सकता है कोई कि इसकी कोई भाई जानकारी हो जो हमारे पास ना हो कि हम सरलता से कर लें। चलिए, आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। हो सकेगा तो एक वीडियो और बना देंगे करिकुलम इवैल्यूएशन पर, तब तक इसको सुनो और पढ़ो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और डर को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।